diesel cycle. As the name indicates, the diesel cycle was developed by Dr. Rudolf Diesel in 1897. डीजल डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने एक डीजल साइकिल का मॉडल डेवलप किया था और साथ ही उन्होंने डीजल साइकिल प्रपोज किया था. Diesel cycle, it differs from Otto cycle in only one way, that is heat supplied at constant pressure instead of constant volume. जैसा कि हमने ऑटो साइकिल में देखा है, ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, पर डीजल साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर होता है. यही एक डिफरेंस है ऑटो और डीजल साइकिल. बाकी पूरी साइकिल सिमिलर होती है जैसे कि ऑटो साइकिल. तो क्योंकि इस साइकिल में जो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, इसीलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोला जाता है. देन द इंजन वर्क्स ऑन दिस साइकिल इज नोन एज डीजल साइकिल. अब जो डीजल साइकिल के ऊपर इंजन काम करेगा उसको डीजल इंजन बोला जाता है. देन डीजल इंजन में जो बेसिक डिफरेंस है पेट्रोल इंजन के मुकाबले वो होता है इग्निशन. पेट्रोल इंजन में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जो इग्निशन है वो स्पार्क इग्निशन होता है, पर डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती. इसमें जो इग्निशन होगा वो हीट ऑफ कंप्रेशन की वजह से होगा, इसीलिए इसको सीआई इंजन भी बोला जाता है. तो याद रखने लायक पॉइंट है कि कंप्रेशन इग्निशन यानी सीआई इंजन को डीजल इंजन भी बोला जाता है. देन कार्नोट एंड ऑटो साइकिल की तरह डीजल साइकिल में भी 4 प्रोसेस होती है. सिमिलरली उसी तरह की प्रोसेस होंगी पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो इस साइकिल में 4 प्रोसेस होती है. सबसे पहली प्रोसेस 1 से 2 एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन. तो पहले होगा एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, और कॉम्प्रेशन प्रोसेस जब भी होती है तो हीट एडिशन होता है, हीट ऐड की जाती है. देन कम्स टू द सेकंड प्रोसेस दैट इज एडिशन ऑफ हीट, और यहीं पर पेट्रोल इंजन से ये साइकिल थोड़ी सी डिफरेंट होती है. पेट्रोल इंजन में या ऑटो साइकिल में जो सेकेंड प्रोसेस होती है 2 to 3 एंड एडिशन ऑफ हीट, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है. यहाँ पर ये कांस्टेंट प्रेशर पर होता है. यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो प्रोसेस 2 to 3 हीट एडिशन होगा, पर ये प्रोसेस यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी P2 will be equals to Pc. So this is the difference between Otto cycle and diesel cycle. Then the third process is 3 to 4 adiabatic expansion, जिसमें वर्क डन पॉसिबल होगा. यहाँ प्रोसेस 3 to 4 एडियाबैटिकली होंगी, यानी हीट ट्रांसफर रेट 0 रहेगा, पर वर्क डन होगा यानी आपको वर्क डन मिलेगा. एंड द लास्ट प्रोसेस इज रिजेक्शन ऑफ हीट एंड दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो आखिरी प्रोसेस जो है यहाँ पर हीट रिजेक्ट होगी, हीट सिस्टम से बाहर आएगी, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी. तो ये 4 प्रोसेस होती है डीजल साइकिल में. तो चलिए साथ में मिलकर बनाते हैं पीवी और टीएस डायग्राम डीजल साइकिल के लिए. तो जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे पीवी और टीएस डायग्राम बनाएंगे, आप भी अपनी कॉपी में साथ में पीवी और टीएस डायग्राम बनाइए. तो सबसे पहले पीवी डायग्राम बनाने के लिए हमें लेना होगा प्रेशर वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे. तो ये होगा पीवी डायग्राम. एंड दूसरे में टेम्परेचर वाई एक्सिस पे लेंगे और एक्स एक्सिस पे लेंगे एंट्रोपी, यानी जिसको डिनोट करते हैं एस से. तो ये होगा टीएस डायग्राम. तो जैसा हमने पढ़ा, सबसे पहली प्रोसेस होती है डीजल साइकिल में 1 से 2, जिसको 1 to 2 रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड द प्रोसेस है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन. और जब भी हम किसी गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो हमको वर्क ऐड करना पड़ता है. तो हम लोग वर्क को ऐड करेंगे, यानी पिस्टन की मूवमेंट होंगी 1 से 2 की ओर. पिस्टन 1 से 2 की ओर जाएगा, और जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, और वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ते जाएगा. तो यहाँ
प्रेशर बढ़ते जाता है फ्रॉम 1 to 2। तो हमारे पास पिस्टन है, सिलेंडर अरेंजमेंट होगा, उसके अंदर गैस भरी हुई रहेगी, हम उस गैस का वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और कम करने की वजह से क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ेगा 1 to 2, और जब भी प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए टेम्परेचर भी 1 से 2 की प्रोसेस में इंक्रीज हो रहा है, जो यहाँ पर टीएस डायग्राम में हमको दिखाई देगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक चीज रह गई कि कंप्रेशन करने के लिए आपको वर्क डन सप्लाई करना पड़ेगा। देन प्रोसेस 2 to 3 इज एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस भी कहा जाता है। जब भी हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट की जाती है टीवी डायग्राम पे। तो यहाँ पर भी 2 से 3 प्रोसेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बिकॉज वी हैव केप्ट द प्रेशर कांस्टेंट, बट वी आर एडिंग द हीट, और किसी भी चीज में अगर हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा 2 to 3। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि हीट एडिशन हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब हमारे पास ये तीसरी कंडीशन पर, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारे पास जो गैस है उसका कंडीशन क्या होगा, वो हाई प्रेशर पे है और हाई टेम्परेचर पे है। तो ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होने की वजह से ये गैस वर्क डन करेगी, वर्क डन होगा, और वर्क डन किस पे होगा, पिस्टन के ऊपर। और जब वर्क डन परफॉर्म होगा तो वर्क डन की वजह से एक्सपांशन होगा, यानी वॉल्यूम कम होने लगेगा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा। और जैसा कि हमको पता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ, तो प्रेशर कम होने की वजह से टेम्परेचर भी कम होगा, और इस प्रोसेस में हमें मिलेगा वर्क डन। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द साइकिल। आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी वर्क के फॉर्म में, और वो कब मिलेगा, प्रोसेस 3 to 4 में। एंड द लास्ट प्रोसेस इज हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आल्सो नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो 4 to 1 में वॉल्यूम सेम रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है इसीलिए वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, पर प्रेशर रिड्यूस होगा, और प्रेशर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, और इस प्रोसेस में हीट आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हम पीवी और टीएस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं डीजल साइकिल के लिए। तो अगर आपका डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और ये डायग्राम ध्यान से बनाइए, चारों प्रोसेस के नाम लिखिए, नंबरिंग प्रॉपर कीजिए, और कहां पर हीट एडिशन हो रहा है, हीट आउट हो रहा है, वर्क डन, वर्क आउट, ये सब मेंशन कीजिए। Now, to calculate the efficiency of diesel cycle, we need some important factor. Then the first factor is compression ratio. तो compression ratio कैलकुलेट करने के लिए compression ratio कहाँ होता है, compression कब होती है प्रोसेस, वो पता होना चाहिए। और compression होता है प्रोसेस 1 to 2 में, क्योंकि 1 to 2 इज अ compression प्रोसेस। और compression हो रहा है तो शुरू कहां से हो रहा है कॉम्प्रेशन, V1, और खत्म हो रहा है V2 पर। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 1 जब पोजीशन है, जब पोजीशन 1 पर है, जब प्रोसेस शुरू हो रही है तो उसका वॉल्यूम है V1, और जब प्रोसेस एंड हो रही है तो प्रोसेस है V2। सो द फार्मूला यहाँ पे देखिए ध्यान से, द पिस्टन मोमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम V1 to V2 इज नोन एज स्ट्रोक। तो ये एक स्ट्रोक होती है, और जो बाकी बच जाता है सिलेंडर के ऊपर की जगह उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। नाउ द फॉर्मूला फॉर कंप्रेशन रेशियो विल बी V1 upon V2। तो कंप्रेशन रेशियो के लिए फॉर्मूला होगा V1 upon V2। हमेशा याद रखिए जो वॉल्यूम ज्यादा है, हायर वॉल्यूम ऊपर रहेगा और लोअर वॉल्यूम नीचे रहेगा। तो ये पहला फैक्टर है जो एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए बहुत जरूरी होता है, कंप्रेशन रेशियो। Then the second one is cutoff ratio. Now what is cutoff?
कट ऑफ मीन्स कि आपने फ्यूल सप्लाई कब शुरू किया और उसको बंद कब किया, यानी कट ऑफ रेशो। तो कितने वॉल्यूम के लिए, स्ट्रोक के कितने परसेंट वॉल्यूम के लिए आपका फ्यूल सप्लाई हो रहा था। तो कट ऑफ रेशो वो हमें बताता है, और वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना है, सॉरी, कट ऑफ रेशो के लिए डिनोट किया जाता है रो से। तो रो से डिनोट करते हैं। सो फॉर्मूला क्या आता है, वॉल्यूम एट कट ऑफ डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये कट ऑफ रेशो का फॉर्मूला है। तो कट ऑफ, यहाँ हीट एडिशन होता है 2 to 3 में, यानी हीट एडिशन शुरू होता है 2 पे और हीट एडिशन बंद कब होता है, 3 पर। तो इसीलिए ये रेशो कट ऑफ रेशो बनाते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ रेशो के लिए आपको 2V3 अपॉन V2 लेना पड़ेगा। अगेन ध्यान दीजिए, फॉर्मूले में V3 वॉल्यूम बड़ा है और V2 वॉल्यूम कम है, तो इट इज V3 अपॉन V2। तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए, और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी इन्हीं दोनों टर्म्स पर डिपेंड करती है। तो आगे हम लोग देखेंगे डीजल साइकिल का एयर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, यहाँ हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला देख रहे हैं डीजल साइकिल का, बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन, नीचे है गामा ब्रैकेट में compression ratio to the power gamma minus 1 and cutoff ratio to the power gamma minus 1 upon cutoff ratio minus 1. So this is the formula. यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन सी चीजों को कैसे डिनोट किया गया है। गामा is the adiabatic index and R is represented by compression ratio and rho is the cutoff ratio. So ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, और इसी बेसिस पे, इस फॉर्मूले से हम लोग डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इन द एंड व्हाट वी हैव लर्न इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तो सबसे पहले हमने देखा एफिशिएंसी का फार्मूला कैलकुलेट किया है, हमने टीवी डायग्राम ड्रॉ किया है, टीएस डायग्राम ड्रॉ किया है। तो टीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, और फिर हमने देखा था कि एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस फार्मूले से हमको पता चलता है कि एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, और फैक्टर्स क्या है, कॉम्प्रेशन रेशो एंड कट ऑफ रेशो। सो दीज टू आर दी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ध्यान देंगे अगर फार्मूले पे, तो हमको ये पता चलेगा कि डीजल साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होता है कॉम्प्रेशन रेशो से। अगर कॉम्प्रेशन रेशो बढ़ते जाएगा तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर कॉम्प्रेशन रेशो कम होता है तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी भी कम होते जाएगी। और दूसरा फैक्टर कट ऑफ रेशो, तो अगर कट ऑफ रेशो बढ़ता है तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि जितना ज्यादा कट ऑफ रेशो रहेगा उतना कम एफिशिएंसी होगी, उतना कम वर्क डन होगा। तो ये चीजें याद रखनी है। लास्ट में कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डीजल साइकिल के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है